हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस। फ्रेंड, यहाँ पर हम लूसेंट के माध्यम से भारत के एंशिएंट यानी एंशिएंट हिस्ट्री को, भारत के प्राचीन इतिहास को कवर करेंगे। यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री क्योंकि ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए, इसके या वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए इसको 3 पार्ट में कवर करेंगे और 1 बाय 1 मतलब एक एक लाइन इसमें देखेंगे। क्योंकि जब भी कोई एग्जाम देते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या फिर अदर वनडे एग्जाम हो, तो सारे में ये जो लूसेंट से जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठाते हैं। तो यहाँ पे एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को 3 पार्ट में आपको दिया जाएगा, वहां जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री टोटली कवर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास। भारत के इतिहास के बारे में, तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। यानी भारत जो है ये भारत देश है। मैप बहुत गंदा बना है, ये भारत है और यहाँ पे हिमालय पर्वत है। ये जो नेपाल बॉर्डर से लेकर भारत में हिमालय पर्वत है और दक्षिण में से हिंद महासागर और इस साइड बंगाल की खाड़ी है व इसके पश्चिम साइड अरब सागर है। बताया गया है कि भारत जो है ये उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में या समुद्र तल तक फैला हुआ है, जिसे भारतवर्ष, इस उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा है तथा जो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार हैं उनके द्वारा भारत को हिंद या हिंदुस्तान कहा गया है। यानी जो महाकाव्य और पुराण है उसमें भारतवर्ष कहा गया है, यूनानियों के द्वारा इंडिया कहा गया है तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा भारत को हिंद या हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 3 भागों में, कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, वहीं तीसरा है आधुनिक भारत। आज का जो हमारा वीडियो है वो प्राचीन भारत यानी एंशिएंट हिस्ट्री पर बेस्ड होगा। एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बन सकते हैं उन सभी को इसमें कवर करेंगे। बात करें प्राचीन भारत की, तो प्राचीन भारत के इतिहास के जो जानने के स्रोत हैं वो मुख्य रूप से 4 हैं। वो 4 कौन कौन से हैं? धर्म ग्रंथ, पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, वहीं चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इन चारों को 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। धर्म ग्रंथ व ऐतिहासिक ग्रंथ। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का जो सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है वो है वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास हैं। पूछा जाता है वेद के संकलनकर्ता कौन है, तो वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद मुख्यतः 4 प्रकार के हैं या फिर वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, वहीं चौथा है अथर्ववेद। चौथा क्या है? अथर्ववेद। बात करें ऋग्वेद की, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद की डिफिनेशन क्या है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 28 सूक्त, जिसमें वाल्मीकि के 11 सूक्त भी शामिल हैं, और 10,462 ऋचाएं शामिल है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 28 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं इसमें शामिल हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री या कहीं कहीं होता भी लिखा रहता है, होत्र या होता कहा जाता है, होत्र या होता कहा जाता है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी यह ऋग्वेद से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। यानी जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है वो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, जिसमें गायत्री मंत्र या फिर ऋग्वेद के तीसरे मंडल से ही गायत्री मंत्र लिया गया है तथा इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। इनके तीसरे नंबर में गायत्री मंत्र है जिसमें सावित्री देवता या फिर सूर्य देवता के बारे में बताया गया है, और जो 9वां मंडल है उससे सोम देवता के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है 8वें मंडल। इसके 8वें मंडल की जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं उसको खिल कहा जाता है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, 9वें मंडल में सोम देवता है
और 8वां मंडल जो है उसे उसकी जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं उसको खिल कहा जाता है। बात करें ऋग्वेद के 10वें मंडल की, तो इसमें चातुर्वर्ण समाज के बारे में इस बताया गया है। चातुर्वर्ण के अनुसार जो उस समय का जो समाज था वो 4 वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों में विभक्त था। ये 4 वर्णों की उत्पत्ति के बारे में आदि पुरुष ब्रह्मा से क्रमशः जो ब्राह्मण है वो आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय उनके भुजाओं से, वैश्य ब्रह्मा की जंघाओं से, वही शूद्र ब्रह्मा जी के चरणों से उत्पन्न ऐसा माना जाता है। किसमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल जो कि चातुर्वर्ण समाज से जो है संबंधित है। नोट में दिया गया है, यहाँ पर लूसेंट में जितने भी नोट के फॉर्म में लिखे रहते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन होती है। नोट में लिखा गया है कि धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों एवं स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। यानी जो धर्म सूत्र नामक ग्रंथ है वो 4 प्रमुख जातियों जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है उनकी स्थितियों, उनकी व्यवसायों, कौन कैसा व्यवसाय कर सकता है, उनके क्या दायित्व हैं, क्या कर्तव्य हैं, उनके क्या विशेषाधिकार हैं, इन सब के बारे में मुख्यतः जो स्पष्ट रूप से विभेदीकरण का कार्य है वो धर्म सूत्र में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है ईसा व ईसवी, ईसा पूर्व एवं ईसवी। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ईसा पूर्व व ईसवी में क्या अंतर है। तो जो वर्तमान में प्रचलित ग्रिगोरियन कैलेंडर, जिसे ईसाई कैलेंडर या फिर जूलियन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है, यह ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के जो पहले का समय होता है उसे ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता है। वहीं ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईसवी से ज्ञात करते हैं। ईसा पूर्व का जो समय है वो उल्टी गिनती से, जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दिया गया है महात्मा बुद्ध का जन्म 563, यहाँ पे 563 है, 563 ईसा पूर्व में हुआ था तथा उनकी मृत्यु आगे चलकर 483, उनकी मृत्यु 4 से 83, यानी यहाँ पे जब 0 आ जाएगा फिर इसके बाद ये बढ़ते क्रम में, ईसवी जैसे शुरू होगा तो वो बढ़ते क्रम में हो जाता है। तो जो ईसा पूर्व की गिनती होती है वो उल्टी की जाती है। वहीं ईसवी की गिनती, जैसे कोई व्यक्ति जो है 1990 में अगर पैदा हुआ है तो उसकी मृत्यु कब होगी? उसकी मृत्यु 2000 मान लो 50 में होती है, 60 में होती है, तो वो जो है सीधी गिनती से होती है। लेकिन जो ईसा पूर्व है वो उसकी गिनती उल्टी होती है। और जो ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय होता है वो ईसा पूर्व कहलाता है। वहीं उनके जन्म के बाद के समय को ईसवी से संबोधित किया जाता है। यहाँ पर ईसा पूर्व ईसवी में जो कंफ्यूजन था वो देख लिए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है उसको देख लेते हैं। 1 सेकेंड। वामावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ये ऋग्वेद में दिया गया है। क्वेश्चन में ऐसे ही पूछता है कि वामावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत निम्नलिखित में से किस वेद में दिया गया है? तो वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद, आपको चारों ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपको टिक क्या करना है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट है ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट के रूप में लिखा गया है प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। यानी जो प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत हैं उनमें पहला स्थान ऋग्वेद का है और दूसरा स्थान जो है शतपथ ब्राह्मण का है। नेक्स्ट वेद दिया हुआ है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में दिया गया है, एक सेकंड, यजुर्वेद के बारे में बताया गया है कि सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बल के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद में या यजुर्वेद कहलाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बल के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन या यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्यु कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा है इसके जस्ट पहले कि ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्र या होता कहा जाता है, उसी तरह यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्यु कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य या एक ही मतलब 4 वेदों में ये एकमात्र वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद या गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है, यानी इसका संबंध किससे है? इसका संबंध संगीत से है और इसके जो पाठकर्ता है उसे उद्रात्र या फिर उद्गाता भी कहा जाता है। कहीं कहीं आपको उद्गाता भी मिलता है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्र या फिर उद्गाता नाम से संबोधित किया जाता है।
इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछे भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो वो सामवेद है जिसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अथर्ववेद, और लास्ट में यानी ये अथर्ववेद ये चौथा वेद है और नवीनतम वेद है। इसकी रचना अथर्व ऋषि के द्वारा की गई है। इसमें जो है इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषध, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विषयों पर जो है यह मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन इस अथर्ववेद में किया गया है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि तंत्र मंत्र, जादू टोने का जो विवरण है वो निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है, तो इसका संबंध अथर्ववेद से है जो कि एक नवीनतम वेद है। और इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा इसमें यह पूछता है कि किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है, तो वह अथर्ववेद है। अथर्ववेद में कन्याओं की जन्म की निंदा की गई है एवं अथर्ववेद में ही सभा एवं समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, पूछता है कि निम्नलिखित में से किस वेद में सभा एवं समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो वह है अथर्ववेद। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे प्राचीन वेद ये ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है एवं सबसे बाद का वेद ये अथर्ववेद कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वेदों को भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। वो 6 वेदांग कौन कौन से, पहला है शिक्षा, दूसरा है ज्योतिष, तीसरा है कल्प, चौथा है व्याकरण, पांचवा है निरुक्त, छठा है छंद। इन 6 वेदांगों की रचना जो है वेदों को भलीभांति समझाने के लिए की गई है, समझने के लिए की गई है। क्योंकि जो वेदांग होते हैं इनकी भाषा सरल एवं सहज होती है, तो ये वेद इससे मतलब इजिली समझा जा सकता है। यही कारण है कि वेदों को अच्छे से या भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना बाद में की गई। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण यह पुराणों में मिलता है। वेद जो है वेदों को पढ़ने या वेद जो है उसको स्त्रियां तथा शूद्र पढ़ने के लिए इनको वर्जित किया गया था, लेकिन जो पुराण है इसको स्त्रियां या शूद्र दोनों पढ़ सकते थे या फिर दोनों को पढ़ने की अनुमति थी, पढ़ने सुनने की। पुराणों की रचना ये लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्र श्रवक के द्वारा मानी जाती है और पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है, 18 है। जब कोई भी वनडे एग्जाम होता है तो 1 लाइनर क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ लेता है कि पुराणों की रचना किसके द्वारा की गई है या फिर पुराणों की संख्या किसमें है, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है कि जिनमें केवल 5 जिसमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है उस 18 मतलब टोटल पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें से केवल 5 ही ऐसे पुराण है जिसमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। वो 5 पुराण कौन कौन से है, पहला है मत्स्य पुराण, दूसरा है वायु पुराण, तीसरा है विष्णु पुराण, चौथा है ब्राह्मण पुराण एवं 5वां है भागवत पुराण। यही 5 पुराण है जिसमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। नोट के रूप में लिखा गया है कि पुराणों में मत्स्य पुराण एक सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। कौन सा, मत्स्य पुराण। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकतर पुराण जो है वो सरल एवं संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। जिन्हें स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते हैं। पुराणों का पाठ मुख्यतः ये जो है पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति, नेक्स्ट लाइन है, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो है ये मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। किस संहिता से, मैत्रेयनी संहिता से, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। मतलब मैत्रेयनी संहिता में कहा गया है कि जिस तरह पुरुष का जो है मुख्य दोष जुआ एवं शराब है, उसी तरह स्त्री भी इसका जो है तीसरा प्रमुख दोष है। ये किस में बताया गया है, तो मैत्रेयनी संहिता में बताया गया है। नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण, जो कि दूसरा सबसे प्रामाणिक स्रोत है ऐतिहासिक विवरण जानने के लिए। तो वह स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में बोला गया है ये अर्धांगिनी है, वहीं मैत्रेयनी संहिता में बोला गया है कि यह जो है स्त्रियों को पुरुषों का मुख्य दोष बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्मृत ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। मनुस्मृति जो है ये शुंग काल का जो है मानक ग्रंथ है। वहीं नारद स्मृति की बात करें तो नारद स्मृति या गुप्त काल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यानी जो मनुस्मृति है वो शुंग काल से संबंधित है तथा नारद स्मृति ये गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट लाइन है जातक में क्या किसका विवरण दिया गया है, तो जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है।
हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ये कथा वस्तु है। जो जो बौद्ध धर्म था वो चौथे संगीत के बाद जो है किसमें जो है दो पंथों में बट जाता है या डिवाइड हो जाता है। एक है हीनयान और दूसरा है महायान। दूसरा होता है महायान। जो हीनयान का प्रमुख धर्म ग्रंथ है वो कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। नेक्स्ट पॉइंट है जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम पूछता है क्वेश्चन ऐसा ही कि आगम किसे कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास एक कल्प सूत्र से प्राप्त होता है और वहीं जैन धर्म भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। यहाँ पर आगम, कल्प सूत्र व भगवती सूत्र ये सारे इन तीनों का संबंध जैन धर्म से है। ये जैन धर्म से संबंधित प्रमुख ग्रंथ हैं। भगवती सूत्र जैन धर्म की जो भगवती सूत्र है इसी में ही महाजनपद काल के बारे में जो 16 महाजनपद है इसके बारे में जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है, वो है और यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। पहले क्वेश्चन इस पैटर्न में पूछा जाता था कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, लेकिन अब क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज हो गया है। अब इसको पूछते हैं कि अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण एवं प्रकरण हैं? तो अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरणों एवं प्रकरणों में यह विभाजित है। इसमें अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इसका नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें राजनीतिक व्यवस्था के मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में मुख्यतया बताया गया है। नेक्स्ट बात करें या नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का जो क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास है वो कल्हड़ के द्वारा अपने राजतरंगिणी, कल्हड़ की पुस्तक कौन सी है? राजतरंगिणी। इसी के माध्यम से सर्वप्रथम ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किया गया। किसके द्वारा? कल्हड़ के द्वारा। और इस राजतरंगिणी पुस्तक का संबंध कश्मीर के इसी इतिहास से है। किससे? कश्मीर के इतिहास से है। नेक्स्ट पॉइंट है अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत ये चचनामा में मिलता है। चचनामा के लेखक अली अहमद ये माने जाते हैं, या चचनामा के लेखक अली अहमद हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी यह संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है और अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी अष्टाध्यायी से प्राप्त होती है। जो किसके द्वारा लिखी गई है? वो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता क्या है? ये एक ज्योतिष ग्रंथ है जिसकी रचना कात्यायन के द्वारा की गई है। यह ज्योतिष ग्रंथ होने के साथ साथ यह ज्योतिष ग्रंथ है, इसके होने के बावजूद इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह ज्योतिष ग्रंथ है, लेकिन इसमें आक्रमण वगैरह के बारे में बताया गया है, इसलिए भी ये क्वेश्चन जो है या इसलिए ये बुक या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। गार्गी संहिता जिसके लेखक कात्यायन है, इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है पतंजल पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है, यानी महाभाष्य के लेखक कौन है? ये है पुष्यमित्र शुंग, जिनसे शुंगों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट लाइन जो दूसरा साक्ष्य क्या था? विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। तो विदेशी यात्रियों में कुछ यूनानी रोमन थे, कुछ चीनी थे, कुछ अदर अरब वगैरह से थे और कुछ अदर कंट्री से आए हुए थे। तो 1 बाय 1 करके इनको देख लेते हैं। पहला है यूनानी रोमन लेखक। इनमें पहला नाम है टेसियस। यह ईरान का राजवैद्य था। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन यही है, यह ईरान का राजवैद्य था, यानी टेसियस ईरान का राजवैद्य था जिसका संबंध या जिसका जो भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से भरपूर होने के कारण अविश्वसनीय है। नेक्स्ट है लेखक के रूप में हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। इनका विवरण अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है, बावजूद हेरोडोटस जो है उनको इतिहास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन है सिकंदर।
सिकंदर के साथ आने वाले लेखक, ये भी लाइन पूछा जाता है कि सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में कौन नहीं है, तो तीनों नाम आपको याद रहने चाहिए। पहला है नेरियाकस, दूसरा है आनेसिक्रेटस व तीसरा है आस्ट्रोबुलस। ये तीनों लेखक सिकंदर के साथ भारत आए थे और इसके जो है विवरण जो है अधिक प्रमाणिक, सिकंदर के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय माने जाते हैं। मेगास्थनीज के बारे में देख लेते हैं। तो मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखा है। यानी इंडिका की रचना किसके द्वारा की जाती है? वो मेगास्थनीज के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है डायमेकस। डायमेकस या सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था और इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक ये सब मौर्य वंश के राजा हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनसे रिलेटेड जो भी राजदूत आएंगे वो सब इन्हीं वंश से रिलेटेड या फिर मौर्य वंश के बारे में ही विवरण देंगे। नेक्स्ट नाम है डायोनिसियस। जो डायोनिसियस है यह मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। नेक्स्ट नाम है टालमी का। टालमी इनके द्वारा जो है दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक ये टालमी के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन यही पूछता है कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वह टालमी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट लाइन है नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री यह प्लिनी के द्वारा प्रथम शताब्दी में लिखी गई है। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक जो है प्लिनी के द्वारा, इतिहासकार प्लिनी के द्वारा प्रथम शताब्दी में लिखी गई है, जिसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। नेक्स्ट है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। यह पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, यानी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के जो वास्तविक लेखक कौन है इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। एक अनुमान है कि यह करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था और उसने उस समय के भारत के बंदरगाहों एवं व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। या किसमें दिया गया? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में। नेक्स्ट है चीनी लेखक। चीनी लेखकों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम कोई आता है तो वो है फाहियान का आता है। फाहियान या चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय, मोस्ट इंपॉर्टेंट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे उपनाम विक्रमादित्य के नाम से जाना, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है और यह गुप्त वंश के महानतम शासक हैं। इनके दरबार में फाहियान आया था और इन्होंने मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इनके द्वारा बताया गया है कि जो मध्य प्रदेश है उसकी जनता सुखी एवं समृद्ध है। मध्य प्रदेश की जनता सुखी एवं समृद्ध है, यह किसके द्वारा बताया गया? यह फाहियान के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है चीनी लेखकों में दूसरा नाम संयुग्मन का आता है। संयुग्मन के लिए यही इंपॉर्टेंट है कि यह 518 ईस्वी में भारत आए और यह बौद्ध धर्म की प्राप्तियों को इनका जो मुख्य उद्देश्य था वह 3 वर्ष तक भारत में रहे और इनका जो मुख्य कार्य क्या था? बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करना। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है हुएनसांग, ये भी चीनी यात्री हैं। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए और 629 ईस्वी में यह चीन से प्रस्थान करते हैं और 630 ईस्वी में ये भारत में पहुंचते हैं और 15 वर्षों तक भारत में रहते हैं। कहाँ पे पहुंचते हैं? 630 ईस्वी में भारतीय राज्य कपिसा या कुपिसा पहुंचते हैं। 15 वर्ष भारत में बिताने के बाद ये 645 ईस्वी में चीन जो है वापस लौट जाते हैं और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था तथा इनका जो यात्रा वृत्तांत है वह सीयूकी नाम से जाना जाता है। सीयूकी में कुल 138 देशों का विवरण मिलता है। कितने देशों का? सीयूकी में कुल 138 देशों का विवरण मिलता है और इसका जो हर्षकालीन या सीयूकी में हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में बताया गया है। और सीयूकी या फिर हर्षवर्धन के द्वारा ही बताया गया है कि सिंध का राजा शूद्र था। जैसे फाहियान ने बताया है कि मध्य प्रदेश की जनता सुखी एवं समृद्ध थी, उसी तरह हुएनसांग के द्वारा सिंध का राजा शूद्र था, यह जानकारी दिया गया है। नोट के फॉर्म में लिखा गया है कि हुएनसांग के अध्ययन के समय जो नालंदा विश्वविद्यालय उनके कुलपति कौन थे? क्वेश्चन पूछा गया है तो उनके कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। नेक्स्ट पॉइंट है इत्सिंग। नेक्स्ट जो चीनी यात्री हैं वो इत्सिंग है। 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे। इसने अपने विवरण में
नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में वर्णन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है अरबी लेखक। जो अरबी लेखकों में सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है अल-बरूनी का। यह महमूद गजनवी के साथ अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। इनके द्वारा जो लिखा गया बुक है वो क्या है, किताबुल हिंद या तहकीके हिंद के नाम से जाना, यानी किताबुल हिंद जिसे तहकीके हिंद के नाम से जाना जाता है। और इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, भारत की खोज। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, यह पुस्तक अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है, जिसमें भारतीय दर्शन, त्योहारों और रीति रिवाजों आदि के बारे में बताया गया है। इसमें कुल 80 यानी अल-बरूनी के जो किताबुल हिंद नामक पुस्तक है, इसमें कुल 80 जो है अध्याय हैं, जिसमें राजपूत कालीन समाज धर्म राजनीति या समाज धर्म रीति रिवाज राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अरबी लेखकों में दूसरा नाम इंपॉर्टेंट है इब्न बतूता का। तो इनके बारे में क्या लिखा गया है कि इब्न बतूता जो है, इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वह है रहेला। इनकी प्रमुख पुस्तक रहेला है। यह 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचते हैं। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। ये 1333 ईस्वी में जो है ये दिल्ली पहुंचते हैं और इनकी विद्वता से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक, पूछा जाता है किसके शासनकाल में आते हैं, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आते हैं। और इनकी विद्वता से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक इसे दिल्ली का काजी या फिर न्यायाधीश नियुक्त करता है। नेक्स्ट अन्य लेखकों में जो इंपॉर्टेंट नाम है उसको देख लेते हैं। पहला है तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक हैं, जिनके द्वारा कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की जाती है। नेक्स्ट नाम है मार्को पोलो का, इंपॉर्टेंट है। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा करते हैं, यानी मार्को पोलो पांड्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है पुरातत्व संबंधित साक्ष्य की जानकारी। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य की जानकारी के बारे में अगर पूछे तो पहला है बोगज कोई अभिलेख, जो कि एशिया माइनर से मिला है। और यह जो है 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख हैं, जिसमें जो वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, यही चारों देवता हैं, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, इनके बारे में उल्लेख बोगज कोई अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट है भारत का जो भागवत धर्म है उसके बारे में किस अभिलेख में बताया गया है, हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ लेख है, इससे जो है भागवत धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतवर्ष का जिक्र सबसे पहले हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। वहीं सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी या सोहगौरा अभिलेख से दुर्भिक्ष की जानकारी तथा हाथी गुफा अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष के नाम का जिक्र मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वप्रथम भारत पर होने वाले जो हूण आक्रमण की जानकारी है वो भीतरी स्तंभ लेख, किसमें भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। वहीं सती प्रथा का साक्ष्य या सती प्रथा का जो पहला साक्ष्य है वह एरर अभिलेख में देखने को मिलता है, जिस यहाँ के शासक कौन थे, भानुगुप्त थे। नेक्स्ट पॉइंट है रेशम बुनकरों की श्रेणियों के बारे में बात करें तो इसकी जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। वहीं बुर्जहोम एक स्थल है जो नवपाषाण कालीन पूरा स्थल है, यह कश्मीर में स्थित है और यहाँ से गर्तावास के साक्ष्य मिले, यानी बुर्जहोम से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर गर्तावास में चढ़ने या उतरने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी। बात करें प्राचीनतम सिक्कों को तो प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के के नाम से जाना जाता है और इसी आहत सिक्कों को साहित्य में करशापड़ कहा जाता है। करशापड़ ये आहत सिक्कों को ही साहित्य में कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों के द्वारा प्रचलित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की जो बीड़ा बजाती हुई मुद्रा है उनके सिक्कों में ऐसा मुद्रित किया गया है, तो समुद्रगुप्त को यह संगीत प्रेमी होने का प्रमाण यहाँ से मिलता है। नेक्स्ट है अरिकमेडु। अरिकमेडु ये पुदुचेरी के निकट है और यह रोमन सिक्के से प्राप्त हुए हैं। अरिकमेडु यह रोमन सिक्कों से प्राप्त हुए हैं जो कि पुदुचेरी के निकट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि नोट के फॉर्म में लिखा गया है, इसमें है कि सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा, मलाया, कंबोडिया एवं जावा से स्थापित हुए, जिसे उस समय वर्मा को सुवर्ण भूमि के नाम से, मलाया को स्वर्ण द्वीप के नाम से, कंबोडिया को कंबोज के नाम से तथा जावा को यवन द्वीप के नाम से या यवन द्वीप के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर महत्वपूर्ण अभिलेख एवं उनके शासन के बारे में एक टेबल में दिया गया है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन आप कोई भी देंगे लेकिन यहाँ से जो महत्वपूर्ण अभिलेख है
उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। बात करें हाथी गुफा अभिलेख की, तो हाथी गुफा अभिलेख एक तिथि रहित अभिलेख है जिसका कलिंग राजा खारवेल, इसका संबंध कलिंग राजा खारवेल से है। नेक्स्ट है गिरनार का जूनागढ़ अभिलेख, जिससे जो है शासक रुद्रदामन संबंधित है। नेक्स्ट है नासिक अभिलेख, इसका संबंध गौतमी जो है बलश्री से है। प्रयाग स्तंभ लेख, इसका संबंध समुद्रगुप्त से है। एहोल स्तंभ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। मंदसौर अभिलेख, अभी जो पिछले साल आरओ का एग्जाम कराया गया था उसमें पूछा गया था कि मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो मालवा नरेश यशोवर्मन व कुमार गुप्त से मंदसौर अभिलेख संबंधित है। वहीं ग्वालियर अभिलेख का संबंध प्रतिहार नरेश राजा भोज से है तथा भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख का संबंध स्कंद गुप्त से है। नेक्स्ट है देवपाड़ा अभिलेख, इसका संबंध बंगाल शासक विजय सेन से है। बंगाल शासक विजय सेन का संबंध किस अभिलेख से है, तो वो देवपाड़ा अभिलेख से है। बात करें अभिलेखों का अध्ययन जो है वह इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट है प्राग ऐतिहासिक काल। सेकंड पॉइंट क्या दिया गया है, प्राग ऐतिहासिक काल। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं होता है उसे देखो अब जो इतिहास की या प्राग ऐतिहासिक काल है उसको स्पेशली जो इतिहास लिखने का क्रम है वो 3 पार्ट में, पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में जो है ना ही लिखने का कोई साक्ष्य प्राप्त होता है, प्राग ऐतिहासिक ना ही लिखने का कोई साक्ष्य प्राप्त होता है और ना ही पढ़ने का कोई साक्ष्य प्राप्त होता है। आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें जो है कुछ लिखे हुए साक्ष्य तो मिलते हैं, इसमें लिखे हुए साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन आज तक इसको जो है पढ़ा नहीं जा सका है। और वहीं इतिहास के बारे में बात करें तो इसमें लिखे हुए साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं और उसे पढ़ा भी गया है। तो ये मोटा मोटा जो है तीनों में अंतर, यानी प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिसमें मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं है, वह काल प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। मानव इतिहास के रूप में उस काल को इतिहास कहते हैं जिसमें विवरण लिखित रूप से उपलब्ध होता है, तथा आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़ा नहीं जा सका। ये किसे कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल को कहते हैं। नेक्स्ट है ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व माना जाता है। पूर्व पाषाण युग के जो मानव की जीविका का मुख्य आधार था वो क्या था, वो शिकार था। आगे चलकर मानव की जीविका का मुख्य आधार कृषि या पशुपालन हो जाएगा, लेकिन पूर्व पाषाण युग में इसका जो मुख्य आधार या जीविका का मुख्य आधार ये शिकार ही हुआ करता था। बात करें आग का आविष्कार, तो आग का आविष्कार ये पूरा पाषाण काल में, वहीं पहिए का आविष्कार ये नवपाषाण काल में हुआ है। पहिए, अस्थायी निवास तथा सर्वप्रथम जो पालने वाला पालतू जानवर था कुत्ता, इन सब का संबंध नवपाषाण काल से है। किसे है, नवपाषाण काल से है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए संस्कृत और उसके बर्तन जो हैं, तो मालवा संस्कृत में काला तथा लाल बर्तन का प्रयोग किया जाता था। बुर्जहोम जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और यहाँ से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर धूसर बर्तन का प्रयोग किया जाता था तथा जोखे संस्कृत में लाल बर्तन का प्रयोग किया जाता था तथा दक्षिण नवपाषाण में चमकीले धूसर बर्तन का प्रयोग किया जाता था एवं पूर्वी पाषाण काल में ये भूरा लाल बर्तन का जो है प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। किस धातु, पूछा जाता है कि मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। उसके द्वारा बनाए गए जो प्रथम औजार थे वो क्या था, वो कुल्हाड़ी था, जिसे अतिरम पक्कम आई थिंक मद्रास वाले एरिया में था, वहां से प्राप्त होता है। कृष का आविष्कार ये नवपाषाण काल में हुआ, मतलब नवपाषाण काल में जब अस्थायी जीवन बनता है तो उसी समय कृष का आविष्कार भी हो जाता है। उसी समय नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार होता है। नवपाषाण काल में ही जो कुत्ता है उसे पालतू जानवर के रूप में पाला गया था। यानी ये सारे काम जो है नवपाषाण काल से संबंधित है। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ जो कि पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है।
कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन है? तो गेहूं, और कहीं कहीं जौ लिखा रहता है। गेहूं या जौ ये कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य या प्राचीनतम उदाहरण कहें तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। वहीं कोलडीहवा ये चावल के प्राचीनतम साक्ष्य के लिए जाना जाता है। कंफ्यूज नहीं होता है, जब कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य पूछे तो मेहरगढ़ लगाना, तथा चावल का प्राचीनतम साक्ष्य पूछे तो कोलडीहवा को टिक करना है। नेक्स्ट पॉइंट है पलवारम। पलवारम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने होते थे। रॉबर्ट ब्रूसफूट ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की है। ये किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट ब्रूसफूट के द्वारा। भारत का सबसे प्राचीन नगर ये मोहनजोदड़ो था, जहां पर सिंधी भाषा में जिसका अर्थ, या मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। असम का जो श्वेतभू गिबन है वो भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपि असम का श्वेतभू गिबन है। इनाम गांव, इसका संबंध ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है, यानी इनाम गांव जो है वो ताम्र पाषाण युग से संबंधित है और इसका संबंध जोरवे संस्कृत से है। भारत में जो शिवालिक पहाड़ी है वहां से जीवाश्म का जो है प्रमाण मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण ये नर्मदा घाटी में मिला हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण ये नर्मदा घाटी में मिला हुआ है। नेक्स्ट लाइन जो कि नोट के फॉर्म में लिखा है वो है भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारत पर पहली बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया है। रिजले एक महत्वपूर्ण या फिर एक जो है समाजशास्त्री भी माने जाते हैं। इन्हीं के द्वारा पहली बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया गया। किसके द्वारा? रिजले के द्वारा, समाजशास्त्री रिजले के द्वारा। नेक्स्ट यानी तीसरा पॉइंट इसमें दिया गया है सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी लूसेंट में कवर किए गए हैं उनको देख लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता की बात करें तो रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा इसका जो सर्वमान्य तिथि है वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। यानी सर्वमान्य तिथि क्या मानी गई है सिंधु सभ्यता की? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया है और सिंधु सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा गया है। हमने अभी पढ़ा है कि जो प्राचीन इतिहास है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, या फिर इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक। तो प्राग ऐतिहासिक यहाँ पर जो है ना ही लिखे हुए साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ना ही उनको, जब लिखे हुए साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए तो पढ़ा क्या जाएगा? तो उसका संबंध जो है या फिर प्राग ऐतिहासिक सभ्यता से संबंध सिंधु सभ्यता, यानी सिंधु सभ्यता ये प्राग ऐतिहासिक संस्कृत से संबंधित है या प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित है। यहाँ के जो मुख्य निवासी थे वो द्रविड़ या फिर भूमध्य सागरीय थे। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल इसमें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो स्थल है सिंधु सभ्यता के उसको बताया गया है कि सबसे पूर्वी पश्चिमी पूरा स्थल दास्क नदी के तट पर सूतकांगेडोर है। इस तरह से मतलब बना दे रहे हैं। सूतकांगेडोर ये सबसे पश्चिमी स्थल है जो कि दास्क नदी के तट पर स्थित है। बात करें पूर्वी स्थल तो हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर है जो कि उत्तर प्रदेश मेरठ में स्थित है। ये आलमगीरपुर है जो कि मेरठ में स्थित है। तथा चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा नामक स्थान है जो कि किसके तट पर स्थित है? जम्मू कश्मीर पर। जम्मू कश्मीर में मादा नामक स्थान है जो कि सबसे उत्तरी स्थल है। तथा दैमाबाद ये सबसे सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यानी मादा सबसे उत्तरी स्थल है, दैमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल है, आलमगीरपुर सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है तथा ये जो सूतकांगेडोर है ये सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता ये नगरीय सभ्यता है। जैसे आगे हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता ये ग्रामीण सभ्यता है,
उसी तरह सिंधु सभ्यता ये नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त जो परिपक्व अवस्था वाले जो स्थल है वो केवल 6 हैं। उन 6 के नाम क्या है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी व कालीबंगन। यही 6 स्थल है जो कि परिपक्व अवस्था में मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात या स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल ये गुजरात राज्य से प्राप्त हुई। ये गुजरात का मैप यहाँ पे थोड़ा सा दे दिया गया इसी तरह से है। तो गुजरात में सर्वाधिक हड़प्पा संस्कृति या फिर सिंधु घाटी सभ्यता से के जो स्थल हैं वो सब सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लोथल एवं सुतकोतदा। यहाँ से लोथल से स्पेशली लोथल से बंदरगाह जो बंदरगाह के साक्ष्य हैं वो लोथल से प्राप्त हुए। लोथल के साथ साथ सुतकोतदा से भी जो है बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बात करें कालीबंगन से तो कालीबंगन से जुते हुए खेत के साथ तथा नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य जो है ये कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन का अर्थ होता है जो है काली चूड़ी, जो यह कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन यह हड़प्पा सभ्यता के राजस्थान में स्थित है और इसका अर्थ कालीबंगन का काली चूड़ी होता है। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त अन्नागार है, मोहनजोदड़ो ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है और यहाँ से प्राप्त अन्नागार ये संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। यहाँ पर सिंधु काल में विदेशी व्यापार के बारे में थोड़ा सा दिया गया है कि कौन सी वस्तुएं कहाँ से आयात की जाती हैं, तो उनको एक नजर देख लेते हैं। तो तांबा का आयात खेतड़ी की खान बलूचिस्तान व ओमान से किया जाता था। चांदी का आयात अफगानिस्तान व ईरान से किया जाता था। सोना का आयात कर्नाटक, अफगानिस्तान व ईरान से किया जाता था। वहीं टिन इसका आयात मुख्यतः अफगानिस्तान व ईरान से होता था। गोमेद यह जो है मुख्यतः सौराष्ट्र से आयातित किया जाता था। लाजवर्त का संबंध या लाजवर्त का आयात सर्वाधिक मेसोपोटामिया से किया जाता था तथा सीसा यह मुख्यतः ईरान से आयातित किया जाता था। नेक्स्ट लाइन है नेक्स्ट लाइन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो बृहद स्नान है। मोहनजोदड़ो से एक तो अन्नागार मिला है, दूसरा बृहद स्नानागार मिला है और इसके मध्य में एक स्नान कुंड है जो 11.88 या 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है तथा 2.43 मीटर गहरा है। वैसे तो यही पूछा जाता है कि जो है बृहद स्नानागार निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो वह है मोहनजोदड़ो। लेकिन क्वेश्चन पूछने का पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो कभी कभी इसकी लंबाई, चौड़ाई व गहराई भी पूछ ली जाती है। तो इसलिए यहाँ पर लूसेंट में जितनी लाइन लिखी गई है लगभग सारे क्वेश्चन जो है या इन सारे लाइनों से क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको आप लोग जो है सीरियसली देखिएगा। बात करें अग्निकुंड, तो अग्निकुंड के साथ लोथल व कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से एक जो है सिल पर 3 मुख वाले देवता जिन्हें पशुपतिनाथ कहा जाता है उनकी मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता व भैंसा विराजमान है। पशुपतिनाथ के चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता व भैंसा ये विराजमान है। मोहनजोदड़ो से ही एक नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी मिली है। नेक्स्ट बात करें हड़प्पा की मोहरों से सबसे अधिक जो है एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। हड़प्पा कालीन में जो जितने मोहर मिले हैं उसमें सबसे अधिक से अगर किसी का अंकन हुआ है तो वह है एक श्रृंगी पशु का अंकन। नेक्स्ट पॉइंट है मनके बनाने के लिए जो कारखाने हैं वह लोथल एवं चनहुदड़ो से मिले हैं। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता में जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है तो पहली पंक्ति दाईं, मतलब इसमें यह बताया गया है कि जो सिंधु सभ्यता है उसकी लिपि भाव चित्रात्मक है, यह दाईं से बाईं ओर इस तरह से लिखी जाती है। लेकिन अगर वो एक से अधिक लाइन में होती है तो उसको इसी तरह से फिर दूसरी लाइन जो है बाईं से दाईं लिखी जाती है, तीसरी लाइन इस तरह से जो है भाव चित्रात्मक रूप से या भाव चित्रात्मक लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं उन नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति, वर्तमान में चंडीगढ़ व भुवनेश्वर जैसे शहर ही ग्रिड पद्धति को फॉलो किया गया है। तो उस समय यानी जो प्राग ऐतिहासिक काल की जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, उस काल में जो है ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया जाता था। घरों के दरवाजे या खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की तरफ खुलती थी। लेकिन अपवाद है लोथल नगर।
लोथल नगर इसका अपवाद है, क्योंकि लोथल नगर के जो दरवाजे व खिड़की हैं वो मुख्य द्वार पर या फिर सड़क के सामने ही खुलते थे। यहाँ की जो प्रमुख फसल थी वो क्या थी, वो गेहूं व जौ था तथा संधव वासी जो व्यक्ति थे वो मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया जाता था। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य ये कहां से प्राप्त हुए हैं, ये लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। बात करें सुरकोतडर, कालीबंगन तथा लोथल, यहाँ से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ मिले हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, सुरकोतडा। सुरकोतडा से घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य मिले हैं। तौल की जो इकाई थी संभवतः 16 के अनुपात में थी और यहाँ पर लोग यातायात के लिए बैलगाड़ी एवं भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे तथा मेसोपोटामिया के जो अभिलेख में मेलूहा शब्द वर्णित है। मेलूहा शब्द का अभिप्राय ये सिंधु सभ्यता से ही है, यानी सिंधु सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया जो अभिलेख है वहां पर मेलूहा शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का जो संस्कृत है वो वणिक वर्ग के हाथों, वणिक यानी जो बनिया लोग होते हैं उन्हीं के हाथों में था, क्योंकि व्यापार वगैरह के साक्ष्य मिलते हैं तो इसलिए कहा गया है कि इनका जो शासन है वो सामान्यतः वणिक वर्ग के हाथों में था। नेक्स्ट है पिग्गट। पिग्गट के द्वारा बताया गया है कि जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो है वह एक विस्तृत राजधानी की जुड़वा राजधानी एवं विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। या किसके द्वारा कहा गया, पिग्गट। पिग्गट ने कहा है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो धरती को उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा करते। यहाँ के यानी जो सैंधव वासी थे वो ज्यादातर प्रकृति पूजा पे विश्वास रखते थे। यह वृक्ष पूजा, शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह की बात करें तो इसका भी प्रमाण हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता से मिलता है और इस चिन्ह से जो अनुमान लगा जाता है कि सूर्य उपासना होता होगा, यानी जो स्वास्तिक चिन्ह है इसी से या जो सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। और यहाँ पर यानी सिंधु सभ्यता में कोई भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। यहाँ पर हमने मूर्ति जो कांस की मूर्ति वगैरह और ये जो और उनके पशुपत देव की मूर्ति, ये सारी मूर्तियां तो मिली हैं लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार के मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं की बात करें तो पशुओं में सबसे ज्यादा पूजनीय पशु कौन था, तो कुबड़ वाला सांड, ये सबसे ज्यादा पूजनीय पशु था। स्त्री मृणमूर्ति या फिर जो मृणमूर्ति मतलब होता है मिट्टी की मूर्तियां, जो स्त्री मिट्टी की मूर्तियां थी वह अधिक मिलती है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज जो है वो मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक में यहाँ का जो शासन है वो स्त्री पक्ष के द्वारा चलाया जाता था। तो सैंधव वासी हैं वो सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे और मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना और जो शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ एवं पासा खेलना, इन सब का प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग जो है काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, यानी उनका जो बेस था वो लाल होता था, जो बर्तन का बेस था वो लाल होता था और इसमें ब्लैक कलर में डिजाइन की गई रहती थी। सिंधु सभ्यता के लोग ये तलवार से परिचित नहीं थे, तलवार से परिचित नहीं थे। यहाँ के लोग लोहे से भी परिचित नहीं थे और इनडायरेक्टली पूछे तो तलवार से भी परिचित नहीं थे। जो कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन ऐसा स्थल था जिसमें जो सामान्य लोगों के रहने का स्थान था वह भी किले से घिरा हुआ था, यानी और बाकी जितने भी स्थान है उसमें जो उच्च वर्ग के लोग थे उन्हीं को रहने के लिए किले या फिर घेराबंदी की जाती थी। सामान्य लोग जो जहाँ रहते थे वहां पर किसी भी प्रकार के किले या फिर कोई घेराबंदी नहीं की जाती थी। लेकिन इसमें अपवाद के रूप में कालीबंगन एक ऐसा स्थल है जहां पर सामान्य लोगों के रहने हेतु जो यानी जो निचला शहर था वहां पर भी किले से घिरा हुआ था, यानी जो निचला शहर था वह भी किले से घिरा हुआ था। यहाँ पर दिया गया है कि कालीबंगन का अर्थ काली चूड़ी होता है। और यहाँ से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य एवं अग्नि पूजा के साक्ष्य मिलते हैं और यहीं से जो नक्काशीदार ईंटें हैं उसके भी साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त होते हैं। सैंधव सभ्यता में पर्दा प्रथा व फिर वैश्यावृत्ति ये प्रचलित थी। शव को जलाने एवं गाड़ने दोनों का प्रयोग जो है सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी।
हड़प्पा में ये दफनाया जाता था तथा मोहनजोदड़ो में यह जलाया जाता था, या फिर इनके साक्ष्य विद्यमान है। यहाँ पे मोहनजोदड़ो यहाँ जा आता है तो यहाँ पर शवों को जलाया जाता था, बाकी जो बचता है इंपॉर्टेंट स्थल वो हड़प्पा है, यहाँ पर दफनाया जाता है। कुछ इसी तरह टिक करके आप लोग भी याद कर लीजिएगा। दूसरा है लोथल एवं कालीबंगम में जो है युग्म समाधियां, युग्म मतलब यहाँ पे दोनों जगह लाल आ रहे हैं, तो लोथल व फिर कालीबंगा दोनों में युग्म समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था, वो बाढ़ को माना जाता है। किसको? बाढ़ को सैंधव सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण माना जाता है। आग में पकी हुई ईंट को टेराकोटा कहा जाता है। टेराकोटा को अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का जो जिला है उसे टेराकोटा के लिए जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग किस एक्ट से? जीआई टैग एक्ट 1999 से जो है इसको जो है टेराकोटा को गोरखपुर के लिए जीआई टैग दिया गया। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल और वह किस नदी के तट पर स्थित हैं तथा इसके खोजकर्ता कौन हैं, इसकी एक टेबल बनी है। लूसेंट में इसकी एक टेबल दी गई है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं। पहला है हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज दयाराम साहनी तथा माधव स्वरूप वस्त के द्वारा 1921 ईस्वी में की गई थी। दूसरा है मोहनजोदड़ो, यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज रखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में की गई थी। तीसरा है चनहुदड़ो जो कि सिंध नदी के तट पर स्थित है तथा 1931 ईस्वी में गोपाल मजुमदार के द्वारा इसकी खोज की गई थी। चौथा है कालीबंगन जो कि घग्गर नदी के तट पर स्थित है तथा 1953 ईस्वी में बीबी लाल तथा वीके थापर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। पांचवा है कोटदीजी जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज 1953 ईस्वी में फजल अहमद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है रंगपुर जो कि मादर नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज 1953-54 में रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है रोपड़ जो कि सतलज नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज 1953 से लेकर 1956 तक यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है लोथल जो कि भगवा नदी के तट पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार पूछा है कि लोथल नामक जो हड़प्पा कालीन या संधव कालीन स्थल है वह किस नदी के तट पर स्थित है, तो वह भगवा नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज 1955 में रंगनाथ राव के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट है आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की जाती है। क्योंकि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है इसलिए यूपी में जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उनके लिए जो आलमगीरपुर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है सुतकांगे डोर, तो यह दास्क नदी के तट पर स्थित है तथा इनकी खोज 1927 ईस्वी में ऑरेंज स्टाइल व फिर जॉर्ज डेल्स के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है बनमाली, ये रंगोई नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज 1974 ईस्वी में रविंद्र बिष्ट के द्वारा की गई थी। लास्ट है धौलावीरा जिसकी खोज 1990-91 में ही रविंद्र बिष्ट के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी तक हमने जो है सैंधव सभ्यता को पढ़ा, जो चौथा पार्ट है या जो नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक सभ्यता है। तो सैंधव सभ्यता के बाद हम वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, वहीं वैदिक सभ्यता यह एक ग्रामीण सभ्यता है। वैदिक सभ्यता को जो है काल के रूप में या फिर इसको विभाजन इसका दो पार्ट में किया गया है, एक है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। जो ऋग वैदिक काल है उसका टाइम पीरियड 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है, वहीं उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। बात करें आर्य, तो आर्य सबसे पहले पंजाब व अफगानिस्तान में बसे। यहाँ पर जो उत्तर पश्चिमी इलाका है भारत का, वहीं पर सर्वप्रथम आर्य आए थे। मैक्स मूलर ऐसे मानते हैं कि जो आर्यों का मूल निवास स्थान है वो मध्य एशिया है। यह कौन मानता है? मैक्स मूलर मानते हैं। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता जो है वो वैदिक सभ्यता कहलाई, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता है। कैसी है? यह एक ग्रामीण सभ्यता है। मैक्स मूलर, यम से मैक्स मूलर है और इनके मूल निवास को मध्य एशिया, यम से मध्य एशिया, मैक्स मूलर के द्वारा जो आर्यों का मूल निवास है वो मध्य एशिया माना जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट है, आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी और इनके जो है 5 भागों में इनके प्रशासनिक इकाई को आरोही यानी बढ़ते क्रम में 5 भागों में बांटा गया था। सबसे छोटी इकाई कुल,
दूसरा इससे बड़ी इकाई ग्राम, उससे बड़ी विश्व, फिर जन, और सबसे बड़ी इकाई के रूप में राष्ट्र था। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था तथा विश्व के जो प्रधान थे वो विस्पति एवं जन के शासन को राजन कहा जाता था। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी ये प्रमुख थे। बात करें वशिष्ठ की, तो वशिष्ठ एक रूढ़िवादी पुरोहित थे तथा विश्वामित्र यह एक उदार पुरोहित थे। विश्वामित्र एक उदार पुरोहित थे। नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट पॉइंट है सूत, रथकार तथा कम्मादि, इन तीनों अधिकारियों को एक शब्द में रत्नी कहा जाता था। रत्नी में कौन कौन आते थे? सूत, रथकार एवं कम्मादि आते थे और इनकी संख्या राजा सहित कुल 12, यानी कम्मादि की संख्या सॉरी रत्नी की संख्या जो होती थी वो कुल 12 होती थी। पूरब किसे कहते थे? तो दुर्गपति एवं अस्पस ये जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। पूरब जो है वो दुर्गपति को देखते थे तथा अस्पस ये जनता की गतिविधियों को देखने के लिए गुप्तचर होते थे। वहीं वाजपत की बात करें तो यह गोचर भूमि का अधिकारी होता था तथा उग्र, इसका नाम उग्र है तो इसका काम भी क्या था? अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र जो है ये अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। वैदिक काल में जो दिशा थी उसको उत्तर वैदिक काल में और वहां के राजा का नाम देख लेते थे। तो पूर्व को जो है उत्तर वैदिक काल में जो प्राची कहा जाता था, पश्चिम को प्रचीति कहा जाता था, प्रतीचि कहा जाता तथा उत्तर को उदीची कहा जाता था और पूर्व के राजा को सम्राट कहा जाता था, पश्चिम के राजा को स्वराष्ट्र कहा जाता था, उत्तर का जो राजा होता था वो विराट होता था तथा मध्य में इसे राजा ही कहा जाता था तथा दक्षिण में राजा को भोज नाम से जाना जाता था। बात करें ऋग्वेद में किसी भी तरह के जो है न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं पड़ता। जैसे हमने पढ़ा है, जैसे वीडियो स्टार्ट वैसे वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में किसी भी प्रकार के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा जो है वह श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की थी, जबकि समिति जो है वो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी और इसके अध्यक्ष ईशान, समिति के अध्यक्ष ईशान कहे जाते थे। स्त्रियां जो थी, स्त्रियों को सभा एवं समिति दोनों में भाग ले सकती थी या दोनों में भाग लेने का अधिकार था। नेक्स्ट पॉइंट है युद्ध में जो कबीले का नेतृत्व है वो राजा के द्वारा किया जाता था तथा युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता था जिसका अर्थ गायों की खोज होता है। जिस तरह गाय के लिए किसका शब्द प्रयोग किया गया है? तो अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है, वैसे युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ गायों की खोज है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दशराग युद्ध के बारे में जो ऋग्वेद है उसके 7वें मंडल में दशराग युद्ध के बारे में बताया गया है। दशराग युद्ध ये परशुड़ी यानी रावी नदी का जो पुराना नाम है वो परशुड़ी है। रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के मध्य लड़ा गया था जिसमें सुदास विजयी रहा। ऋग्वेद समाज जो है 4 वर्णों में विभक्त था, हमने पहले ही पढ़ा है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे और यह व्यवसाय पर आधारित था। जो ऋग्वेदिक में था वो व्यवसाय पर आधारित था, लेकिन आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में यह जो है ये जन्म पर आधारित हो जाएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्यों का जो समाज था वो पितृ प्रधान या पितृ सत्तात्मक, जैसे हमने पढ़ा जो सैंधव सभ्यता थी वो मातृ सत्तात्मक थी, वैसे आर्यों का समाज ये पितृ सत्तात्मक था और समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी जिसके जो पिता या जिसके मुखिया होते थे वो पिता या फिर कुलप होते थे। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। जो ऋग्वैदिक काल है उसमें स्त्रियां अपने पति के साथ जो है यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा जो थी अपने देवर के साथ विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी जिसका जो साक्ष्य है वो ऋग्वेद में लोपमुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला, विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों के बारे में वर्णन हुआ है। इसी से जो है ऐसा प्रतीत होता है कि जो स्त्रियां हैं वो शिक्षा ग्रहण करती थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। इंपॉर्टेंट लाइन है, अमाजू कौन थी? जो जीवन भर अविवाहित रहती थी। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो उनका मुख्य पेय पदार्थ ये सोमरस था जो कि वनस्पति यानी जो वेजिटेबल थे उससे बनाए जाते थे। और आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों को उपयोग करते थे। पहला है वास, दूसरा है अधिवास तथा तीसरा है उषणीर और अंदर पहनने वाले वस्त्र को नभि कहा जाता था।
यहाँ पर प्रमुख दर्शन व उनके प्रवर्तक दिए गए हैं, और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि अक्सर जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछ लेता है, जैसे चारवाक दर्शन के या फिर योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो इसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। बात करें चारवाक दर्शन की, तो चारवाक दर्शन के प्रवर्तक जो है वो चारवाक ही हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल हैं, तथा न्याय दर्शन के प्रवर्तक एक गौतम हैं। नेक्स्ट है पूर्व मीमांसा दर्शन, इसके प्रवर्तक जैमिनी हैं। उत्तर मीमांसा दर्शन, इसके प्रवर्तक के बादरायण है, तथा वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक है वो कड़ाद या उलूक हैं। आर्यों के मनोरंजन का जो मुख्य साधन था वो संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ व द्रुत क्रीड़ा था। नेक्स्ट करें, इसका जो व्यवसाय था वो पशुपालन या कृषि। जैसे हमने पढ़ा कि जो सैंधव सभ्यता के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था या जीविका का मुख्य स्रोत वो शिकार था। वहीं आगे चलकर वैदिक सभ्यता में जो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, पशुपालन एवं कृषि था। यहाँ पर अघन्या को, जो अघन्या का अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य पशु, इसको जो है अघन्या को गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया जाता था, और इसको मारने वालों को या फिर जो अगर कोई व्यक्ति गाय को घायल करता है या उसे जान से मार देता है तो उसके लिए मृत्युदंड या फिर देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। कठोर, इसको बोलते हैं कठोर दंड का प्रावधान था। आर्यों का जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था, एवं सर्वाधिक प्रिय देवता ये इंद्र थे। आर्यों के प्रिय देवता ये इंद्र थे। आर्यों द्वारा जो खोजी गई धातु थी वह थी लोहा, क्योंकि ऋग वैदिक काल में जो है लोहे का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, उत्तर वैदिक काल में ही लोहे का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो आर्यों के द्वारा लोहा धातु खोजी जाती है जिसे श्याम आयस कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होता है, क्योंकि तांबे को लोहित आयस कहते हैं, ऐसा लगता है कि लोहे को लोहित आयस कहा जाता होगा, लेकिन लोहे को श्याम मतलब काला, क्योंकि लोहा ब्लैक कलर का होता है, तो श्याम भी कृष्ण भगवान भी काले थे, तो ऐसे श्याम आयस ये लोहे को कहा जाता है तथा लोहित आयस ये तांबे को कहा जाता है। इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। व्यापार है तो जो दूर दूर तक व्यक्ति जाते थे उन्हें पड़, जैसे अभी फेरी वाला नहीं कहा जाता है कि फेरी वाले हैं दूर दूर तक जाके व्यापार करते हैं, तो उन्हें उस समय पड़ी कहा जाता था। और वस्तु विनिमय प्रचलित थी, यानी कोई व्यक्ति किसी, जैसे आप मुझे गेहूं दे दो मैं आपको चावल दे दूं, इस तरह से जो वस्तुओं का विनिमय आदान प्रदान किया जाता था, यह प्रणाली लेन देन की वैदिक सभ्यता में प्रचलित थी। और ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति ये वेकनाथ या सूदखोर कहलाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता करने वाले जो देवता थे वो कौन थे, अग्नि। इसके लिए अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती नदी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण व पवित्र मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार एवं सिंधु नदी का सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया है या सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है। यहाँ पर ऋग्वैदिक कालीन कुछ नदियां हैं तथा उनके पुराने नाम दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। कुब्र इसका पुराना नाम है, वह आधुनिक नाम कुर्रम है। कुभा का जो आधुनिक नाम काबुल है, कुभा का आधुनिक नाम काबुल है। बितस्ता का आधुनिक नाम क्या है, बितस्ता का आधुनिक नाम झेलम है। बितस्ता का 1 सेकेंड इसको सेट कर, बितस्ता का आधुनिक नाम क्या है, झेलम है। अस्कनी का आधुनिक नाम चिनाब है। अस्कनी नदी का आधुनिक नाम ये चिनाब है। परुशुड़ी नदी का आधुनिक नाम रावी है। सतुद्र नदी का आधुनिक नाम सतलज है। बिपाशा नदी का आधुनिक नाम ब्यास है। सदा नीरा इंपॉर्टेंट है, इसका आधुनिक नाम गंडक है। दृष्टदती इसे घग्गर कहा जाता है। गोमती इसे वर्तमान में गोमल कहा जाता है तथा सुवस्तु इसे वर्तमान में स्वात नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल में जो इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। ऋग्वैदिक काल में इंद्र के लिए 250 बार उल्लेख हुआ है तथा अग्नि का 200 बार उल्लेख हुआ है। इससे पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में इंद्र जो है वो सर्वाधिक प्रिय देवता थे, लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान ये प्रजापति के द्वारा ले लिया गया, यानी उत्तर वैदिक काल में प्रजापति ये सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वैदिक कालीन जो देवता हैं और उनका संबंध किससे है उसको देख लेते हैं। तो बात करें इंद्र की, तो इंद्र का संबंध युद्ध के नेता व फिर वर्षा का देवता है। अग्नि यह देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ करते थे। वरुण इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक,
सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता, ये वरुण को माना जाता है। यहाँ पर कंफ्यूजन यहीं पे आती है कि ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता, तो हम कभी कभी इंद्र को लगा देते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट है वो क्या है, वरुण। ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता, ये वरुण देवता को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है दव, ये आकाश का देवता थे जो कि सर्वाधिक प्राचीन थे। सोम, ये वनस्पति देवता थे। उषा, ये प्रगति एवं उत्थान के देवता थे। अश्विनी, ये विपत्तियों को हरने वाले देवता थे। पूषण, ये पशुओं का देवता थे। तथा विष्णु, ये विश्व के संरक्षक एवं पालन करता थे। विष्णु जो है वो विश्व के संरक्षक एवं पालन करता थे। तथा मारुति, ये आंधी तूफान के देवता थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है कि उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। जब उनका राज्याभिषेक होता था तो उस समय राजसूय यज्ञ का प्रयोग किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जो है वो जन्म आधार पर निर्धारित हो गई। यानी ऋग वैदिक काल में जो वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण जो है वो किस पे आधारित थी, तो ये व्यवसाय पर आधारित थी। लेकिन बाद में जैसे उत्तर वैदिक काल आता है तो वर्ण व्यवस्था जो है वो व्यवसाय पर आधारित ना होकर वो जन्म पर आधारित हो जाती है। यानी जो जिस जन्म से जिस कुल में पैदा होता था वह जीवन पर्यंत उसी वर्ण का हो जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा तथा हल रेखा को सीता कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार आकृत मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है सांख्य दर्शन के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सांख्य दर्शन जो है सबसे प्राचीन है और यह किसके द्वारा की गई है, यह जो है मुनि कपिल से, इसका संबंध कपिल मुनि से है। और इसमें मूल रूप से कुल 25 तथा अभी हाल ही में कोई एग्जाम कंडक्ट कराया गया था जिसमें पूछा गया था कि सांख्य दर्शन में कुल मूल रूप से कितने तत्व विद्यमान है, तो कुल मूल रूप से 25 तत्व विद्यमान है, जिनमें प्रकृति एक पहला तत्व है। नेक्स्ट पॉइंट है सत्यमेव जयते, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है और मुंडकोपनिषद से ही यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवित्री यानी सावित्री नामक देवता को संबंधित है, जो इसका संबंध ऋग्वेद के तीसरे मंडल से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। अगर पूछे गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी, वह विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। उत्तर वैदिक काल में जो कौशाम्बी नगर है जो कि प्रयागराज के पास स्थित है, वहां पर पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। पक्की ईंटों का प्रयोग कहां पर, कौशाम्बी नगर में किया गया था। नेक्स्ट लाइन है आर्यों का प्रिय पशु क्या था, तो ये घोड़ा था। सर्वाधिक प्रिय देवता ये इंद्र थे। और ये वाली लाइन तो पूरी हो चुकी है, इसको हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हाँ महाकाव्य जो है, महाकाव्य वो दो हैं। पहला है महाभारत, महाकाव्य दो है, पहला है महाभारत और दूसरा है रामायण। महाभारत का जो पुराना नाम है वो जय संहिता है। यह विश्व का यानी महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म ये उत्तर वैदिक काल यानी गोत्र नामक संस्था का जन्म ऋग वैदिक काल में नहीं था और इसका जो प्रचलन है वो कहाँ से देखा जाता है, उत्तर वैदिक काल से देखा जाता है। वेदांत दर्शन में मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना ये वादरायण के द्वारा की जाती है। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है महाजनपदों का उदय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। बुद्ध के जन्म के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पर महाजनपद उनकी राजधानी या फिर वर्तमान समय में वह किस स्थान पर था, इसके बारे में टेबल में बताया गया, तो उनको देख लेते हैं एक बार। अंग महाजनपद, इसकी राजधानी चंपा थी जो कि आधुनिक बिहार का जो भागलपुर मुंगेर वाला एरिया है वहां पर स्थित था। मगध महाजनपद, इसकी राजधानी गिरिब्रज व फिर राजगिरी थी जो पटना व गया के क्षेत्र में स्थित था। काशी महाजनपद, ये इसकी राजधानी वाराणसी थी और यह वाराणसी के आसपास के क्षेत्र में विस्तृत था। नेक्स्ट है वत्स महाजनपद, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी जो इलाहाबाद के आसपास के एरिया को कवर किए हुए था। नेक्स्ट है वज्जी महाजनपद, इसकी राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला थी और इसका क्षेत्र जो है बिहार का मुजफ्फरपुर व फिर दरभंगा के आसपास का एरिया
ये वज्र के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट है कोसल महाजनपद, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी और यह मुख्यतः फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र हुआ करता था। जो जनपद है अवंती महाजनपद, इसकी राजधानी उज्जैनी व फिर महिष्मती थी और यह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट है मल्ल महाजनपद, इसकी राजधानी कुशावती थी और इसका जो क्षेत्र था उत्तर प्रदेश का देवरिया, इसका क्षेत्र उत्तर प्रदेश का देवरिया था। नेक्स्ट है पंचाल महादर्शन पंचाल महाजनपद, इसका जो राजधानी था अहिछत्र या फिर कामपिल्ल था। वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो बरेली, बदायूं या फिर फर्रुखाबाद वाला एरिया है वह पंचाल महाजनपद के क्षेत्र में आता था। नेक्स्ट है चेद महाजनपद, इसकी जो राजधानी थी वो शक्तिमती थी और यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड वाले एरिया में था। कुरु महाजनपद और ये इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ये आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र में विस्तृत था। नेक्स्ट है मत्स्य महाजनपद, 12वां है मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी विराटनगर थी तथा यह वर्तमान में राजस्थान के जयपुर के क्षेत्र के आसपास विस्तृत था। नेक्स्ट है कम्बोज महाजनपद, इसकी राजधानी हाटक थी तथा यह राजौरी एवं हजारा क्षेत्र के आसपास जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है वहां पर विस्तृत था। नेक्स्ट है सूरसेन महाजनपद, इसकी राजधानी मथुरा थी तथा यह मथुरा के आसपास के एरिया को कवर किए हुए था। नेक्स्ट है असमक, 15वां है असमक महाजनपद, इसकी राजधानी पोटली या फिर पोतन थी। यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित थी और जो असमक महाजनपद है वो दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था, यानी जितने भी 15 महाजनपद थे वो सारे उत्तर भारत में थे, लेकिन जो असमक है वो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। नेक्स्ट है और 16वां लास्ट है गांधार महाजनपद, इसकी राजधानी तक्षशिला थी तथा यह पाकिस्तान के रावलपिंडी व पेशावर वाले क्षेत्र में फैला हुआ था। 16 महाजनपदों में जो कुल 8 महाजनपद हैं, 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद ये उत्तर प्रदेश से या इनका संबंध किसी न किसी रूप में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में रहा था। जो पिछली बार आरओ का एग्जाम पूछा था उसमें यही क्वेश्चन पूछा था, 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे, तो वो कुल 8 महाजनपदों का। यहाँ पर छठा टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म में क्या दिया गया उसको देख लेते हैं कि इसके संस्थापक कौन थे, तीर्थंकर के बारे में जो भी दिया गया है जानकारी उसको एक बार में देख लेते हैं। तो जैन धर्म के जो संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर हैं वो ऋषभदेव थे। इनके जो 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के इक्ष्वाक वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में, पार्श्वनाथ के द्वारा 30 वर्ष की अवस्था में जीवन संन्यास या फिर संन्यास को स्वीकारा गया और इनके द्वारा जो शिक्षा दी गई थी वह थी कि हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। ये चारों बातें पार्श्वनाथ के द्वारा बताई गई थी। महावीर स्वामी ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था तथा इनके पिता का नाम सिद्धार्थ जो कि ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे तथा माता इनकी त्रिशला थी जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। त्रिशला जो है वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। बात करें महावीर की पत्नी का तो इनका नाम यशोदा था तथा पुत्री का नाम अनोज्या प्रियदर्शनी था। इनके बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। किससे परमिशन लेके, तो इनके माता पिता क्योंकि इनकी मृत्यु हो चुकी थी तो अपने बड़े भाई नंदवर्धन से इन्होंने अनुमति ली। इसके बाद इन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकार किया। 12 वर्षों तक इन्होंने कठिन तपस्या की। बाद में जाकर जिम्बिका के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का इनको बोध हुआ। इसी समय से महावीर स्वामी जो है वो जिन मीन्स विजेता कहलाए, अरहत मीन्स पूज्य कहलाए तथा निर्ग्रंथ मीन्स बंधनहीन कहलाए। यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद ही महावीर स्वामी जिन, अरहत व फिर निर्ग्रंथ कहलाए। नेक्स्ट पॉइंट है महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया। इनके अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। नेक्स्ट है और आई थिंक ये लास्ट पेज है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद, क्योंकि उनकी बेटी का नाम प्रियदर्शना या फिर अरुणोज्जा प्रियदर्शनी था, उन्हीं के दामाद जिनका नाम जामाली था वही उनके प्रथम अनुयायी हुए। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री ये चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा ये अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा
और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ, नाम क्या था? आर्य सुधर्मा। नेक्स्ट है यहाँ पर जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं। पूछता है क्वेश्चन, अब तो पहले तो पहला और आखिरी ज्यादा पूछता था, लेकिन अब तो डीपली थोड़ा अंदर से भी क्वेश्चन बना देता है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है उनको दिया गया, उनको देख लेते हैं। प्रथम तीर्थंकर है ऋषभ देव, जिसका प्रतीक चिन्ह सांड है, जिसका प्रतीक चिन्ह एक सेकंड सांड है। दूसरा है अजितनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। तीसरे तीर्थंकर है संभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। सातवें तीर्थंकर है संपार्श्वनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है। और 16वें जो तीर्थंकर हैं वो है शांति, उनका तीर्थंकर हिरण है। और 21वें तीर्थंकर नमिनाथ है और इनका जो प्रतीक है वो नीलकमल है। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेम है और इनका प्रतीक चिन्ह शंख है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है और इनका जो प्रतीक है वो सर्प है। और चौथा और लास्ट है महावीर स्वामी, 24वें और लास्ट है महावीर स्वामी और इनका प्रतीक है सिंह। यहाँ नोट के रूप में दिया गया है कि 2 जैन तीर्थंकर, एक तो ऋषभ देव है, दूसरा अरिष्टनेम, इनके नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेम को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना गया है। नेक्स्ट है कि लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में जो है 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण एक भद्रबाहु नाम के जो जैनाचार्य थे वो अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी जो कि उस स्थूल भद्र के अनुयायी थे वो मगध में ही रुक गए। जब भद्रबाहु वापस आते हैं तो इन दोनों में थोड़ा सा मतभेद हो जाता है। ऐसी स्थिति में जैन जो है जैन मत ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, एक श्वेतांबर संप्रदाय और दूसरा है दिगंबर संप्रदाय। जो श्वेतांबर संप्रदाय है वो उसके जो है वो किससे संबंधित है? वो स्थूल भद्र के अनुयायियों को श्वेतांबर कहा जाता था तथा भद्रबाहु के अनुयायियों को दिगंबर कहा जाता था। जो श्वेतांबर होते थे ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे तथा दिगंबर ये नंगे रहते थे। और जैन चैप्टर है जो जैन धर्म, उससे रिलेटेड जो जैन संगीतियां हुई थी 2, उसको देखते हैं। तो पहली जैन संगीत जो कि 300 ईसा पूर्व में हुई थी और दूसरी जैन संगीत 6ठी शताब्दी में हुई थी। पहली जैन संगीत पाटिलपुत्र में, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, जबकि दूसरी जैन संगीत जो है गुजरात के वल्लभी में हुई थी, जिसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। नेक्स्ट है जैन धर्म में त्रिरत्न के बारे में बताया गया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण, इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। क्या क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में कुल 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब अस्तेय मतलब चोरी न करना और अपरिग्रह मतलब अधिक धन संचय न करना। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य, ये जो है 5 महाव्रतों को अनिवार्य रूप से त्रिरत्नों के लिए अनिवार्य रूप से पालन करना बताया गया था। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों में ईश्वर को मान्यता नहीं थी, यानी जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों अनिश्वरवादी थी। जबकि जैन धर्म में आत्मा को माना जाता है, लेकिन जो उधर आके बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो उसमें आत्मा को कोई या आत्मा की कोई वरीयता नहीं थी। महावीर या जैन धर्म पुनर्जन्म, कर्मवाद, आत्मा, इन तीनों में विश्वास करता है। जैन धर्म के जो सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या थे? सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम थे स्यादवाद या फिर अनेकांतवाद। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि स्यादवाद, अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल हैं। जैन धर्म मानने वाले कुछ नेता हैं, वो है उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राजपूत राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश की जो मंत्री है चामुंड, उनके प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबल की मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति कहा जाता है, का निर्माण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण ये चंदेल शासकों के द्वारा किया गया। खजुराहो मंदिर का निर्माण ही चंदेल शासकों के द्वारा ही किया गया है। मौर्योत्तर युग में जो मथुरा है वो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था तथा मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से था। नेक्स्ट पॉइंट है जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है।
72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है, जिसे जैन धर्म में निर्वाण कहा जाता है। कब होता है? 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी यानी राजगीर में इनको निर्वाण की प्राप्ति होती है। मल्ल राजा सुप्तिपाल के राजप्रसाद में महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। कहाँ पर? मल्ल राजा सुप्तपाल के राज दरबार में इनको जो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है, इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो यहाँ यानी जैन धर्म तक जितने भी पॉइंट बन सकते हैं, इन सभी को डीपली कवर किया गया है। इससे ज्यादा आपको बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ज्यादातर मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं में से यानी लूसेंट से ही पूछा जाता है। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।